नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं यहां पर आज भारत के ऊपर रिसेशन का किस तरह से प्रभाव रहेगा उसके ऊपर। कई सवाल मेरे पास आप सभी के आ रहे हैं, जिसमें दो सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि भारत में क्या जॉब और बिजनेस में स्टेबिलिटी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, भारत में क्या कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है या फिर भारत की जनता को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी और ये रिसेशन का समय आराम से निकल जाएगा। कुछ इस तरह के सवाल मेरे पास आ रहे हैं और आप सभी ने मेरी वीडियोस देखी होंगे कि बहुत पहले से ही मैं रिसेशन के बारे में बताना शुरू कर चुका हूं, जहां पर जो कैलकुलेशन जैसी ही आना शुरू हुई मैंने आप सभी को इंडिकेट करना शुरू कर दिया कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द सिनेरियो ऑफ रिसेशन, जहां पर हम रिसेशन को फेस करेंगे और ये रिसेशन अब तक के जितने रिसेशन थे उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रिसेशन कहा जा रहा है। इसकी तुलना 2008 के रिसेशन से भी की जा रही है, उससे भी बड़ा ये माना जा रहा है। और एक्चुअली इस रिसेशन का जो टाइम फ्रेम रहेगा ये बहुत ज्यादा है, मतलब कि कम से कम मान के चलिए 1.5 से 2 साल तो है ही हैं कि 1.5 से 2 साल में रिकवरी लेकर के आ पाना बहुत मुश्किल रहेगा और दुनिया की स्टेबिलिटी इन 1.5 से 2 सालों में कोई बहुत ज्यादा स्टेबल होते हुए नहीं दिखाई देती। इसी वजह से इस रिसेशन का जो टाइम फ्रेम है ये काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। अब आप सभी चाहते हैं जानना कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हम स्पेसिफिकली भारत की बात करेंगे आज कि भारत में इसका प्रभाव किस तरह से होता हुआ नजर आएगा। देखिए, दो चीजें यहां पर क्लियर है। ग्रहों की अगर कैलकुलेशन अगर हम देखें तो आप सभी को मैंने कल का वीडियो भी जो दिया था, अगर नहीं देखा हो तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन की। केतु का नक्षत्र परिवर्तन, केतु का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है जो कि रिसेशन को इंडिकेट करती है। साथ ही साथ यहां पर दूसरे प्लैनेट्स की भी अगर हम बात करें तो शनि का मकर राशि में रहना एक और यहां पर इंडिकेशन देता है और शनि का अपने कंट्रोल से बाहर हो जाना, यहां पर शनि का क्रूर प्रभाव बढ़ा देना और राहु का एक डिसबैलेंस बिहेवियर यहां पर दिखाई देता है। तो जब शनि और राहु कुंडली में खराब हो जाए और जब इकोनॉमिकली सिचुएशंस वीक होने लग जाएं तो यहां पर इस तरह के रिजल्ट्स निकल के आते हैं और वो एक बड़े डिप्रेशन की तरफ इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली नुकसान नहीं देगा, ये मेंटली और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि काफी ज्यादा चीजों पे इसका इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए इस डिप्रेशन की वजह से आप सभी के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं और आप सभी के लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा चेंजेस यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम यहां पर देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड कौन सा रहेगा रिसेशन के लिए, तो 2023 का साल जो है उसमें शुरुआत के 5 महीने जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाले हैं। ये भारत के लिए खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और भारत इस रिसेशन में किस तरह से स्टेबल रहता है ये 5 महीने आप सभी को बताते हुए नजर आएंगे। भारत में यहां पर स्टेबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है। ये जरूर कहूंगा कि भारत की कुंडली के अकॉर्डिंग जब मैंने भारत की कुंडली देखी तो भारत की कुंडली में सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि राहु और केतु की पोजीशन जो है वो डिसबैलेंस हो रही है यहां पर, और इस वजह से भारत को अनेक अनवांटेड एक्सपेंसेस की तरफ उलझना होगा। मतलब कि भारत में कुछ इस तरह की चीजें होंगी जिस वजह से भारत का बजट स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ सकता है, इस तरह की कैलकुलेशन दिखाई देती है। बट यहां पर अगर हम जनता को लेकर के कैलकुलेट करें, भारत की जनता किस तरह से प्रॉफिट या लॉस में रहती हुई नजर आएगी, तो भारत की जनता का जो कैलकुलेशन आता है वो काफी हद तक प्रॉफिट की नजरिए से अच्छा आता है यहां पर, और प्रॉफिट के डायरेक्शन में होने की वजह से यह स्टेटमेंट भी यहां पर दिया जा सकता है कि भारत की जनता इस रिसेशन के माहौल में भी डट कर खड़ी रहेगी और बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर इंडियन पब्लिक को यहां पर होने के चांसेस नहीं बनते। तो ये एक अच्छी कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है और देवगुरु बृहस्पति जैसे ही स्ट्रांग होंगे वैसे ही चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव होते हुए नजर आएगी। बट जी, एक चीज यहां पर और क्लियरली दिखाई देती है कि आने वाले 2 सालों में भारत में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि हम रिसेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी बना के रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें महंगाई से जूझना पड़ेगा, महंगाई से परेशान होना पड़ेगा। आज अगर हम यहां पर देखें तो बाहर की कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो भारत काफी हद तक स्टेबल है, भारत काफी हद तक सक्षम है इस रिसेशन से फाइट करने में, वो एक अच्छी चीज दिखाई देती है। बट यहां पर कुछ गलत डिसीजंस अगर लिए जाएं तो वहां पर भारत को नुकसान हो सकता है और ये बात यहां पर भारत की कुंडली में दिखाई देती है कि छोटी सी गलती अगर भारत की सरकार की तरफ से होती है तो वहां पर भारत एक गंभीर समस्या के अंदर उलझ सकता है, परेशान हो सकता है। ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है।
अगर आप भारत की कुंडली को एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी कि किस तरह से सिनेरियो चल रहा है, किस तरह से हम अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की तरफ बढ़ रहे हैं थोड़े से, और वहां पर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि वी कैन कंट्रोल आवरसेल्फ। बट यहां पर अगर हमने जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाया तो वहां पर हमें नुकसान होना यहां पर हम दिखाई देते हैं कि नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ इस समय में यह भी कहूंगा कि भारत में उन सभी कंपनीज को सावधानी रखनी है जो कि फॉरेन ट्रेड पर काम कर रही हैं, या फिर जो वो सारी कंपनीज जो कि फॉरेन से चलती हैं, या जो फॉरेन के एम्प्लॉयज हैं वो यहां काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे कोई भी कंपनीज जिसमें स्पेशली यूके और यूएस से कनेक्टेड है, वो सारी कंपनीज को ज्यादा सावधानी यहां पर रखनी होगी, क्योंकि उन कंपनीज के एम्प्लॉयज को परेशानियां हो सकती हैं। इस बात के चांसेस बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। इसके अलावा ऑयल और गैस की कंपनीज को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बिकॉज ऑयल एंड गैस के अंदर काफी ज्यादा परेशानियां आने वाली है। आने वाले समय में अगर देखा जाए तो ऑयल और गैस के जो दाम होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस वजह से इस तरह की कंपनीज को भी रिसेशन में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी स्टेबिलिटी के लिए। इसके अलावा अगला अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो फूड प्रोडक्ट स्पेशली मिल्क प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा नुकसान यहां पर हो सकता है, और उन्हें रिसेशन में एक टफ फाइट यहां पर देखने को जरूर मिलेगी, और अपने आप को स्टेबल रख पाना उनके लिए एक चैलेंज यहां पर दिखाई देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्लियरली है कि इस तरह की इंडस्ट्रीज को भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। मेटल इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं फायदे में रहेगी, इसके पूरे योग दिखाई देते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स लेते हुए नजर आएगी। तो आप सभी अगर मेटल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आप सभी इस रिसेशन के समय में भी अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी काफी हद तक एवरेज रहेंगी, और वहां पर भी बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर नहीं दिखाई देता। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं अगर आपसे कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर अपने आप में स्टेबल रह सकते हैं। छोटे छोटे बिजनेसेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं प्रॉफिट रेशियो थोड़ा सा कम हो सकता है, और आप एक एवरेज बैलेंस बनाकर रखेंगे। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। अभी के समय में अगर आप सभी देखेंगे तो आप सभी महसूस करेंगे कि आप सभी के बिजनेसेस में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा है, लॉसेस थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं, या फिर आप सभी महसूस करेंगे कि पहले के कंपैरिजन में आपका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि बिल्कुल इस तरह की ग्रह स्थिति बनी हुई है यहां पर, और आप सभी को इस समय में अपने टेम्परामेंट को लूज नहीं करना है, अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है, और अपने बिजनेस के लिए नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। आप सभी को अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए जो भी संभव प्रयास हो वो आप करें, बट इस बिजनेस को खराब ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आप सभी को कहूंगा कि पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा, बिकॉज आने वाला ये जो समय है ये पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखाता, और वहां पर आप सभी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो यहां पर आप सभी को बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। सो उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बात समझ चुके होंगे कि क्या मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, किस किस इंडस्ट्रीज को यहां पर ध्यान रखना है और किस किस इंडस्ट्रीज को यहां पर थोड़ा सा बेनिफिट्स हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ग्राफ जो है रिसेशन का, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा अनस्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस नहीं है, और बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं दिखाई देता। तो भारत इस रिसेशन के समय में भी 2023-24 में भी अपने आप को स्टेबल रख करके चल सकता है। बट भारत में बढ़ती हुई महंगाई आने वाले भविष्य को एक क्वेश्चन मार्क की तरफ लेकर के जा रही है, और भारत की महंगाई यहां पर डेफिनेटली थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो भारत का बजट स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आएगा, और उसको बनाने में भारत की सरकार को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, और आप सभी समझ चुके होंगे कि इस रिसेशन के माहौल में आप सभी को किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।